नाज़रीन, जंग अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है और हिजबुल्लाह ने अपना वो हथियार बाहर निकाल लिया है जिसने 2006 की जंग हिजबुल्लाह को जितवाई थी, जिससे अमेरिका भी खौफजदा है और जिसका 20 सालों में कोई तोड़ नहीं निकाला जा सका है। और ये एक ऐसा हथियार है जिसकी बुनियाद पर ही हिजबुल्लाह को इसराइल पर गलबा हासिल हुआ। और मगरिब इसी वजह से यह समझता है कि अगर इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई तो इसराइल ये जंग हार जाएगा और उसके लिए ये जंग बहुत ही तबाहकुन साबित होगी। तो अब हिजबुल्लाह की जानिब से नाज़रीन 20 सालों के बाद इस हथियार को बाहर निकाला गया है और पहली बार इसको इस्तेमाल भी कर लिया गया है। इसका इस्तेमाल अब शुरू कर लिया गया है और पहले ही हमले में बहुत बड़ी तादाद में इसराइल की हलाकतें हुई हैं और उसको इसराइल अब छुपा रहा है। इस वक्त तिल अवीव में हलचल मची हुई है, वाशिंगटन में हलचल मची हुई है कि अब ये जो हिजबुल्लाह ने अगले मरहले में दाखिल हो गई है और ये नए हथियार उसने बाहर निकाल लिए हैं, तो अब इसराइल को किस तरह से बचाना है। तो ये बड़ी तफसीली, बड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो का आपने आखिर तक देखना है। मौजूदा सूरत हाल में ये जो हम आपको कहते हैं ना कि भाई इसराइल तबाही तो कर रहा है, लेकिन एंड गेम क्या है, क्या इसराइल ये जंग जीत सकता है, तो ये इस हवाले से आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा ताज़ा तरीन कुछ नए हमले भी किए गए। मुसलसल इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। हंड्रेड्स ऑफ जो मिसाइल हैं वो फायर किए जा रहे हैं। जो ताज़ा हमले हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जंगें हमेशा जो सुपीरियरिटी ऑफ वेपन्स है उस पर ही जीते जाते हैं कि जब आपके हथियार आपके मुखालफों, आपके दुश्मन से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं तो ही आप जंग में फाते होते हैं। और बाज़ औक़ात आप कोई ऐसा हथियार हासिल कर लेते हैं कि आपका दुश्मन बेबस हो जाता है। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली रूस ने एक ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी हासिल कर ली कि जिसमें उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि वो अमेरिका के स्पेस के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको उड़ा सकता है। तो जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो नेटो रशिया पर हमला करने जा रहा था, लेकिन फिर रशिया ने उनको बताया कि हमने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली और उन्होंने एक सैटेलाइट उड़ा के भी दिखाया। तो इस वजह से नेटो ने रशिया पर हमला नहीं किया और फिर उन्होंने 2 साल लगाकर अब ये स्पेस वाली टेक्नोलॉजी हासिल की। और उसके मुकाबले में रशिया 1 स्टेप फॉरवर्ड चला गया कि रशिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया स्पेस के हवाले से। तो ये कि ऐसी मतलब बैलेंस ऑफ पावर को आप बिगाड़ देते हैं कि आपका जो दुश्मन है वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। तो ये भी एक ऐसा ही हथियार है जिसके सामने इसराइल घुटने इसने पहले भी टेके और अब भी उसके पास इस हथियार का कोई जो है ना तोड़ नहीं है। 20 साल उन्होंने कोशिश किया कि ये हथियार बनाया किसने, ये कहां से आया, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसका वो कोई तोड़ नहीं निकाल सके। नाज़रीन, इस वेपन का नाम है एंटी आर्मर वेपन और पहली बार नाज़रीन इसको 2006 की जंग में इस्तेमाल किया गया था। और जब हिजबुल्लाह ने ये हथियार बाहर निकाला और इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसको इसराइल को पीछे हटना पड़ गया था। यानी उस वक्त अमेरिका की थपकी थी इसराइल को कि इन्वेड कर दो लेबनान को, और इसराइली फौज लेबनान में दाखिल भी हो गई थी और कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन जब यह हथियार इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो फिल फॉर जंग बंदी करना पड़ गई इसराइल को। हालांकि इलाकों पर कब्जा उनका था लेकिन वो मजबूर हो गए पीछे हटने पर, और जो उनका मकसद था लेबनान को पर मुकम्मल कब्जा करना वो नहीं कर सके और वहां से नाकाम वापस लौटे। ये सारा इस हथियार का कमाल था। अब आप कहेंगे कि ये हथियार क्या है, अब इसकी सारी तफसीलात हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं उन्होंने अब इसको इस्तेमाल करके इसके सारे बताए हैं कि इसने कितनी हलाकतें की और ये क्या कर सकता है, और इसराइल की भी सारी स्टेटमेंट्स इस हवाले से आ चुकी हैं। अच्छा जी, इसका नाम है एंटी आर्मर वेपन्स। और आर्मर आप कहते हैं किसी भी प्रोटेक्टिव मटीरियल को, यानी प्रोटेक्शन में वो कोई घर हो सकता है, वो कोई आर्मर व्हीकल हो सकती है, यानी जो आपकी सबसे तगड़ी व्हीकल्स हैं जिसको आप समझते हैं कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, जो सबसे आपके तगड़े टैंक्स हैं, मतलब जिनमें जबरदस्त आपने आर्मर्ड वॉल्स लगाई हुई हैं कि इनको आप तबाह, तो कोई भी आपका आर्मर्ड आपका कोई एसेट है तो उसको ये निशाना बना सकता है और उसको तबाह। मिसाल एक मिसाल लीजिए कि अगर आपकी कोई बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है, डिफेंस बिल्डिंग है और उसके अंदर आपने बंकर भी बना रखा है, तो अगर ये वाला हथियार वहां पर फायर किया जाएगा तो अगर बंकर में भी कोई बैठा हुआ है तो ये उसको भी जाकर मार सकता है। यानी इतनी ज्यादा इसकी पावर है। और इसका
जब ये फायर होता है तो इसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, इसको आप तबाह नहीं कर सकते हवा में, यानी आयरन डोम क्या, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या, कोई भी इस हथियार को नहीं रोक सकता है। और फिर नाज़रीन इसके ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है, यानी ये देखें ना, इससे गाइडेड मिसाइल होता है कि आप उनको पहले से गाइड करते हैं कि फलां जो टारगेट है वहां पर जाकर आपने हिट करना है। लेकिन ये वाहिद हथियार ऐसा है जिसको आप फायर करने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर ये वाला मिसाइल इन्होंने फायर किया है तो उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो आप सारी चीजों को देख भी सकते हैं एंड देन उसको फायर करने के बाद उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपने टारगेट वगैरह चेंज करना है तो इतनी ज्यादा इसकी सलाहियतें हैं। तो अभी पहली बार नाज़रीन इस हथियार को बताया जा रहा है कि इस्तेमाल किया गया है और बहुत बड़ी तादाद में इसराइल की हलाकतें हुई हैं, लेकिन इसराइल उन हलाकतों को छुपा रहा है कि जो आर्मी का मोरल पहले से डाउन है वो मजीद डाउन ना हो जाए। तो अब मैं आपके सामने हिजबुल्लाह के स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं और उसके जरिए आपको सूरत हाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अब हथियारों की नई ये जो रियलिटी पैदा हो रही है, अब ये जो हिजबुल्लाह नए, आप देखें ना कि इससे पहले हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि उन्होंने जो ड्रोन है हरमीज 900 जो कि सबसे जदीद तरीन ड्रोन है, जिसको तबाह करने के लिए हिजबुल्लाह ने कई साल टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए कोशिश की और आज उन्होंने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है इनके ड्रोन्स को तबाह करने की। फिर इसराइली मीडिया ने, इसराइली आर्मी ने खुद ये बताया था कि 2006 में उन्होंने जो रॉकेट इस्तेमाल किए थे उसकी टेक्नोलॉजी हिजबुल्लाह ने हासिल करके उसका मुतबादल रॉकेट इस्तेमाल कर लिया है और अब वो हम पर ही फायर कर रहे हैं। तो ये जो हथियारों की नई रेस चली है, ये जो नई रियलिटी पैदा हो रही है, क्योंकि देखें ना कि इससे पहले क्या फर्क क्या था कि इसराइल को ताकतवर क्यों था, क्योंकि इसराइल के पास सबसे ताकतवर हथियार थे, मतलब उनके टैंक के मुकाबले में हमारे पास गुलैलें थी, तो गुलैल तो टैंक को तबाह नहीं कर सकती। तो आज जब ये ताकतवर तरीन हमने हथियार हासिल कर लिया तो उसके बाद जो पावर की इक्वेशन है वो बदल चुकी है और इसराइल अब इस रियलिटी को मिटा नहीं सकता है। अब जरा मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं। कमांडर ऑफ द हिजबुल्लाह इस सारी सूरत हाल को बयान कर रहा है एंटी आर्मर वेपन के हवाले से और अल मायदीन ने इस पर खुसूसी ये चीजें रिपोर्ट की हैं। अल मायदीन लेबनान का सबसे बड़ा मीडिया चैनल है, वो बता रहा है थर्मोबैरिक मिसाइल इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग होम्स एंड एक्सटर्मिनेटिंग लाइफ इनसाइड देम, के घरों को तबाह कर सकता है और उनके अंदर अगर कहीं पर कोई बैठा हुआ है तो उनकी भी जान ले सकता है। ये इतना बड़ा हथियार है। वी डिफीटेड द एनिमी व्हेन वी सरप्राइज्ड हिम इन 2006 विद द कॉर्नेट वेपन एंड डिसेबल्ड द सहल अल ख्याम डिवीजन। अब ये वो बात कर रहे हैं कि 2006 में हमने इनको सरप्राइज किया था, क्योंकि इसराइली आर्मी इसको बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी कि इनके पास कोई ऐसा डिफेंस भी हो सकता है। इसीलिए तो अमेरिका ने इनको थपकी दी थी कि जाएं आप इन्वेड कर दें लेबनान को, जो कि आज वो इनको गो अहेड नहीं दे रहा। ये जो इसराइल अभी तक नहीं ना कर सका, अमेरिका का ग्रीन लाइट नहीं है। तो 2006 में उनकी ग्रीन लाइट थी कि जाएं और इस लेबनान पर मुकम्मल कब्जा कर लें, लेकिन तब ये सरप्राइज हो गया जब हिजबुल्लाह ने ये वाला अपना हथियार निकाला। और वो हथियार कहां से आया, किसने इनको दिया, क्या इन्होंने खुद डेवलप किया, ये आज तक एक मुअम्मा है, एक मिस्ट्री है जिसको हल नहीं किया जा सकता कि ये हथियार उन्होंने खुद बनाया या कहां से आया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं दिस वेपन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एनिमी टारगेट्स। अब देखें ना, ये वो ऐसी चीजें हैं कि वो कह रहे हैं कोई भी टारगेट होगा, कोई भी उनका एसेट होगा, ये जो हथियार है वो उसको निशाना बना सकता है। फिर वो कह रहे हैं we didn't defeat the enemy now but rather we defeated the enemy when we defeated the Markeva tank in 1993, कि इस प्रोसेस का आगाज तब से शुरू हुआ जब हमने पहली बार 1993 में इनके पहले टैंक को उड़ाया था, तब से इनकी शिकस्त का आगाज वहां से हो रहा है और उसमें देखें कितने साल लगे हैं एक मुकम्मल गलबा हासिल करने के लिए। फिर नाज़रीन बता रहे हैं वी डिफीटेड द एनिमी व्हेन वन ऑफ इट्स एक्सपर्ट्स डिस्क्राइब्ड अस एज द आइज ऑफ फिश दैट नेवर स्लीप, के इनके एनालिस्ट जो हैं वो हमें एक ऐसी मतलब तज्जिया इस तरह करते हैं और हमें वो वाली मछली बताते हैं जो कभी सोती नहीं है, यानी उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती, यानी हम हर टाइम चुकन्ने हैं और इसराइल पर नजर रखे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा इन दिस ऑपरेशन एन एंटी आर्मर वेपन इज द लार्जेस्ट एरिया ड्यू टू द नेचर ऑफ द मिशन। फिर उन्होंने कहा आफ्टर लॉन्चिंग द मिसाइल्स द fighters can select the target while it is behind the lines and invisible, के
ये वो जो मैंने आपको पहले बात बताई कि इसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, तो फायर कर, ये वाहिद ऐसा वेपन है कि जिसको आप फायर करने के बाद उसका टारगेट आप सेट कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर आपका टारगेट जो है वो बिहाइंड द वॉल है, यानी इनविजिबल, अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो भी इसके जरिए आप देख सकते हैं और उस टारगेट को निशाना बना सकते हैं। फिर इसी अब ये जो पीछे उसने कहा था ना कि कॉर्नेट मिसाइल हमने यूज किया, तो ये वाला जो मिसाइल है नाज़रीन, इसकी उन्होंने कई सीरीज बनाई हुई हैं कि कोई कॉर्नेट है, कोई गेल स्पाइक है, तो इसकी मुख्तलिफ सीरीज उन्होंने इस हथियार की बनाई हुई है। द गेल स्पाइक वेपन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंटी आर्मर वेपन्स इन द वर्ल्ड, कि ये सबसे जदीद तरीन वेपन है इस वक्त दुनिया का। फिर उन्होंने कहा व्हेन अ फाइटर थ्रोज अ मिसाइल ही कैन सी व्हाट द मिसाइल सी एंड सेलेक्ट द टारगेट। ये फिर वही बात कर रहे हैं कैमरे वाली कि ये इसका जो ऑपरेटर है वो चीज देख सकता है जो मिसाइल देखता है, यानी मिसाइल के ऊपर कैमरा लगा होता है, मिसाइल जो चीजें देख रहा होता है, पीछे बैठा जो ऑपरेटर है वो भी इस चीज को देख सकता है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन वो बता रहे हैं कि हमने इसको इस्तेमाल किया है और उससे जो हलाकतें हुई हैं उसको दुश्मन जो है वो छुपा रहा है और उसको सामने नहीं लेकर आ रहा। फिर उन्होंने कहा enemy soldiers left a Gale spike grip during 2006 and fled, कि वो वहां से फिर फरार हो गया। फिर उन्होंने कहा we fired at 9 numbers of targets with this weapon। ये वो इस वक्त इंकशाफ कर रहे हैं कि हमने 9 मुख्तलिफ लोकेशंस पर इसको इस्तेमाल कर लिया है। This weapon has one technical characteristics including that the missile हेड हैज अ कैमरा, कि इसके सर के ऊपर वो कैमरा लगा हुआ है। तो ये नाज़रीन इस सारे सूरत हाल है और वो बता रहे हैं कि ये इतना इसका जो नुकसान कर सकता है, ये इतना बड़ा डैमेज कर सकता है, ये इतना बड़ा हथियार उन्होंने बना लिया है। और देखें अब हम जंग के नए फेज में दाखिल हो रहे हैं। एक तरफ रफा ऑपरेशन है जो कि होने जा रहा है, जो कि इसराइल बार बार कह रहा है कि अगर मुआहदा हो भी गया तो भी वो ऑपरेशन हम रोकेंगे नहीं, वो हर सूरत में हम ऑपरेशन करके रहेंगे। तो बात यह है कि अगर वहां पर ऑपरेशन हो जाता है और मजीद हजारों, और अब यानी दुनिया तो ये भी कह रही है, अमेरिकी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि लाखों में शहादतें हो सकती हैं। तो शहादतें जब लाखों में हो जाएंगी तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो फलस्तीन के जिन इत्तेहादियों ने एक्शन लेना है उनको अभी लेना है, अब हमारे पास मजीद टाइम नहीं है। तो इसलिए हिजबुल्लाह अपना इंतहाई इक़दाम उठा रही है और उन्होंने जंग बिल्कुल तेज कर दी है और जो कुछ वो कर सकते हैं। इससे पहले सब ने ये कोशिश की कि हम जंग को रोक लें, लेकिन चूंकि जंग नहीं रोकी गई तो अब ठीक है, अगर नहीं रोकी गई, अगर फैसले मैदान में ही होने हैं तो हम अपना तमाम इंतहाई इक़दाम जो है वो उठाने जा रहे हैं। अब इसराइली मीडिया की जुबानी देखिए कि इनकी किस तरह से चीखें निकल रही हैं। अब जरा सुनिएगा कि इसराइली मीडिया और उनके एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ जंग उनके ताबूत में किस तरह आखिरी कील साबित होने वाली है। द हॉरर ऑफ द वॉर इन लेबनान विल बी 10 टाइम्स द हॉरर ऑफ द वॉर इन गाजा, कि इतना ये तबाहकुन होगा 10 टाइम मोर देन गजा, कि जितनी हलाकतें, हजारों की हलाकतें इनकी गजा में हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 10 गुना ज्यादा हमारी लेबनान में होने वाली हैं। फिर इसराइली मीडिया बता रहा है, उनका फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है द वॉर इन लेबनान इज लिंक्ड व्हाट विल हैपन इन गाजा, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट एम्यूनेशन वी हैव एंड द सिचुएशन इन द वर्ल्ड, के यहां पर असलहा की ऑलरेडी हमें मतलब कमी है, तो हम लेबनान में जाकर क्या करेंगे, और जो कुछ गजा में हो रहा है उसका डायरेक्ट ताल्लुक वहां से, और जो कुछ गजा में हमारे साथ हुआ है वही कुछ हमारे साथ लेबनान में होने जा रहा है। फिर उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज वी आर फाइटिंग इन गाजा इट वुड बी अ फुलिश टू स्टार्ट अ वॉर इन लेबनान, दिस इज रिलेटेड टू द फेट ऑफ इसराइल। देखिए हम अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि आप जानिबदाराना बात करें, लेकिन उनका नेशनल मीडिया, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये बैठकर कह रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग ये एक फुलिशनेस होगी और ये डिटरमिन करेगी इसराइल की फेट, यानी फेट से मुराद यह है कि इसराइल की बका इसमें खतरे में पड़ सकती है कि एक तरफ हम गजा में जंग लड़ रहे हैं और वहां पर हमें कोई 1% भी अभी तक विक्ट्री हासिल नहीं हुई। देखें, औरतों और बच्चों को मारना तो कोई विक्ट्री नहीं होती। आप क्या आर्मी से लड़े हैं जाकर, आपने उनकी आर्मी को कितना नुकसान पहुंचाया, औरतों और बच्चों को मारना यह विक्ट्री नहीं समझा जाता। तो आप गजा में 1% विक्ट्री हासिल नहीं कर सके तो आपने इस एक महाज इधर खुला हुआ है, तो एक नया महाज आप खोलने जा रहे हैं लेबनान के साथ। तो वो कह रहे हैं कि ये वाला जो नया महाज है लेबनान के साथ जंग वाला, ये इसराइल की फेट तय करेगा, ये इसराइल की बका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। फिर यरूशलेम पोस्ट नाज़रीन लिख रहा है हिजबुल्लाह सक्सेस टारगेटिंग द इसराइली ड्रोन इज एन एस्केलेशन इन द नॉर्थ
that comes after the visit of defense minister to the north and his pledge to continue striking Hezbollah until it withdraws from the border. वो कह रहे हैं कि ये जो अभी हमने आपको पहले बताया कि सबसे जदीद तरीन ड्रोन उन्होंने गिरा दिया और वो सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त इसराइल उससे भी फील कर रहा है कि उनका डिफेंस भी तगड़ा हो रहा है और उनका स्ट्राइक करना जो पावर है वो भी तगड़ी हो रही है। और उन्होंने कब ये स्ट्राइक की है? जब ये डिफेंस मिनिस्टर उनका वहां पर गया हुआ था। तो ये नाज़रीन इस वक्त इसराइली मीडिया का एनालिसिस आप देख लीजिए कि वो किस तरह से घबराए हुए और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ जंग उनके लिए बिल्कुल तबाहकुन साबित होने वाली। अब जरा जो इसी सूरत हाल में मतलब एक ये रियलिटी नहीं पैदा हो रही है, साथ हिजबुल्लाह के हमले मुसलसल जारी हैं। मुसलसल कई सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी पोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। 20 लाख से ज्यादा इसराइली बिजली के बगैर बैठे हुए हैं, घरों से निकले हुए हैं। लाखों जो हैं वो मुहाजिरीन बने हुए हैं जो इससे पहले इनको कभी 100 सालों में इस तरह की सूरत हाल फेस नहीं करना पड़ी। अच्छा, अब जरा ताज़ा तरीन हमलों की जरा तफसीलात आप देखिए कि हिजबुल्लाह बिल्कुल पीछे हटने का नाम नहीं ले रही और जंग में बिल्कुल, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जंग में शिद्दत आ चुकी है इस वक्त लेबनान बॉर्डर के ऊपर। और बिल्कुल अगर हम कहें कि एक बड़े लेवल की वॉर जारी है तो वो गलत ना होगा। यानी रोजाना 1000 के हिसाब से मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, तो 1000 मिसाइल 24 घंटों में फायर करना ये कोई जोक नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप देखिए, मोर देन 25 मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स वेस्टर्न गलीली। एक एक टाइम में वो 25-25, 30-30, 40-40 मिसाइल जो है वो फायर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अबाउट 40 मिसाइल्स हैव बीन लॉन्च्ड सो फार टुवर्ड्स इजरायली टारगेट्स इन द वेस्ट गलीली। 40 से ज्यादा मिसाइल सिर्फ एक एरिया में। फिर इस्राएली मीडिया कह रहा है हिजबुल्लाह वंस अगेन फायर रॉकेट्स टुवर्ड्स आर्मी बेस इन गोलान एंड साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स आर हर्ड इन द एरिया। अब ये आप देखें, पिछले ऑलमोस्ट 48 घंटों में ये कुछ चौथी बार है जब गोलान हाइट्स को निशाना बनाया गया है। एक दफा नेतन्याहू के विजिट के दौरान उसको निशाना बनाया गया 2 बेसिस को, फिर उसको एक बार फिर निशाना बनाया गया, फिर एक बार फिर, और अब ये चौथा हमला है जो गोलान हाइट्स पर किया जा रहा है। और कहां पर किया जा रहा है? उनकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। और खुद इस्राएली मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो मिसाइल हैं, जो रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, वो डायरेक्टली जाकर लैंड कर रहे हैं। आयरन डोम उनको नाकाम नहीं बना पा रहा, साइरेंस नहीं बज रहे, डायरेक्टली जाकर वो लैंड कर रहे हैं और टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि हिजबुल्लाह के पास उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां से आई? हिजबुल्लाह कैसे एक्यूरेटली उनके साथ जाकर हिट कर रही है जब उनकी फिजाइया भी नहीं है? इतना दूर बैठकर वो उनकी बेसिस को कैसे निशाना बना रही है, उनके असलिया की फैक्ट्रीज को कैसे निशाना बना रही है? तो इसलिए इसराइल को मसला यह आ रहा है कि भाई उन्होंने डिफेंस भी अपना तगड़ा कर लिया, उनके पास रूस ने सरफेस टू एयर मिसाइल भी दे दिए, उनकी स्ट्राइकिंग पावर भी बढ़ गई, ठीक है। और इस सारी सूरत हाल में अभी उनके पास फिजाइया भी नहीं है, लेकिन उनको फिजाइया की कमी फील नहीं हो रही, वो आकर जहां चाहें हमें स्ट्राइक कर सकते हैं। तो हम किस तरह से हिजबुल्लाह से लड़ेंगे? इसलिए हिजबुल्लाह के साथ जंग जो कि अब होनी है हर सूरत में। देखिए एक चीज बहुत तय है, इसको पत्थर पर लकीर समझे। अगर गजा में आप जंग नहीं रोक रहे, अगर आप रफा पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो ये अब किसी गलत फहमी में ना रहे कि हिजबुल्लाह बैठी रहेगी या शाम बैठा रहेगा या इराक या यमन वो पीछे बैठे रहेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलें ठीक है, जो बैठे हुए अपने मोहल्लात में, एक वक्त आएगा कि उनको वहां से भी निकलना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो तगड़े होकर फलस्तीन के साथ खड़े हैं वो तो आगे से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके बनने का मकसद ये सिर्फ यह था कि फलस्तीन को आजाद करवाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फलस्तीन मिटता चला जाए और ये सारे जो है वो बैठे रहें। फिर ऐसे बता रहे हैं मिसाइल साल्वो वाज लॉन्च्ड इन डायरेक्शन ऑफ ऑक्युपाइड गलीली। फिर आखिरी हेडलाइन वो ये बता रहे हैं साइरन्स आर नाउ साउंडिंग इन गोलान इन ऑर्टर एंड शाल। एक और हेडलाइन में फिर वो बता रहे हैं जनाब जो गोलान हाइट्स में साइरन्स बज रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, डिप्लोमेसी फेल हो गई है, एक ऐसी लाहासिल जंग को छेड़ा गया है जिसमें इसराइल अभी तक कोई भी अपना मकसद अचीव करने में नाकाम रहा है। तो मुझे आप बताइए ये जो इसराइल का मकसद क्या है? एक ग्रेटर इसराइल बनाना, कि वो लेबनान के इलाके भी अपने आप में शामिल करेगा, वो गजा और वेस्ट बैंक को भी अपने आप में शामिल करेगा, जो सितंबर में भी इन्होंने यूनाइटेड नेशन में तकरीर करते हुए कहा था कि नया मिडल ईस्ट ये होगा। तो क्या ये ग्रेटर इसराइल बना सकते हैं? ओ भाई ये माजी नहीं है, आज रियलिटीज बदल चुकी हैं। आज फलस्तीन के इत्तेहादी कभी इतने मुतहद नहीं थे। अभी उनका एक डेलीगेशन रशिया जा रहा है जहां पर तमाम जो लीडर्स हैं फलस्तीन के वो इकट्ठे बैठ रहे हैं, रशिया उनको भी यूनिफाइड कर रहा है। फिर ना कभी हिजबुल्लाह इतनी तगड़ी थी और इतने साथ खड़ी थी, ना कभी शाम इस तरह से खड़ा था, ना कभी लेबनान, ना और क्या कहते हैं यमन,
ना कभी ये इस तरह से इकट्ठे होकर लड़े हैं इसराइल के खिलाफ, ना कभी इनकी इतनी सुपीरियरिटी थी वेपन्स में। आज यमन के पास कितने जदीद वेपन्स आ गए हैं, सबके पास। तो आज ग्राउंड रियलिटीज बदल चुकी हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, फलस्तीन की आजादी लिखी जा चुकी है। फैसला सिर्फ यह होना है कि क्या ये 2 रियासतों की सूरत में होगी या 1 रियासत की सूरत। सिर्फ इतना फैसला होना है। जो कि इसराइल कहता है कि हम जंग नहीं रोकेंगे, तो आप जंग नहीं रोकेंगे और आप ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए जाएंगे, तो यह बात तय है नाजरीन। आज ग्राउंड रियलिटीज हमें बताती हैं कि इनको वो मिनी इसराइल भी नहीं मिलना। ये वक्त आने पर साबित होगा। ये जंग साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, ये आलमी जंग भी बन सकती है। तो आलमी जंग के बाद फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और नई बाउंड्रीज तय होंगी, लेकिन उसमें इसराइल नहीं होगा। ये अब वक्त आने पर पता चलेगा। एंड गेम इनके हाथ में नहीं है। फिलहाल ये जितना जुल्म कर सकते हैं ये कर रहे हैं, लेकिन इख्तिताम में ये फातेह नहीं होने वाले। ये बात तो लिखी जा चुकी है। ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक है जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।